Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पहले जो अखबार छपते थे उसमें एक काम होता था कंपोजिंग का, और जो कंपोजिंग का वो काम करते थे उसे कंपोजिटर कहा जाता था। अब जब मैनुअली प्रिंटिंग होती थी तो एक एक लेटर्स जो है अलग अलग बॉक्सेस से निकालकर एक सांचे में डाला जाता था और फिर उससे लाइन लिखकर तैयार की जाती थी और फिर उसे प्रिंटिंग के लिए मशीन में लगा दिया जाता था। उस समय भी सांचे से एक एक लेटर निकाल कर लाइन में फिक्स करना, रखना, ये भी काम जो होता था वो कंपोजिटर का होता था। बाद में टेक्नोलॉजी आई और कंप्यूटर पर टाइपिंग शुरू हुई तो उसको डीटीपी कहते थे। और जो लोग कंप्यूटर पर टाइप करते थे, सारे जर्नलिस्ट उस समय टाइप नहीं करते थे पत्रकार, तो जो लोग कंप्यूटर पर टाइप किया करते थे उनको कंपोजिटर या कंपोज़र कहा जाता था। बेसिकली कंपोजिटर ही कहा जाता था। तो ये पुराने समय में अखबारों में एक पोस्ट भी हुआ करती थी। मैंने ये सब कुछ देखा है, पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई। इस कहानी के बारे में, इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी के बारे में रिसर्च करते हुए मुझे जब कंपोजिटर शब्द का पता चला तो मुझे वो सारी बातें याद आ गई। तो एक आदमी था, नाम था चंद्रशेखर प्रसाद, उम्र थी उसकी 40 साल, और वो दिल्ली के एक अखबार में कंपोजिटर के तौर पर काम किया करता था। लेकिन उसके बाद उसने ये नौकरी छोड़ी और उसने कार्डबोर्ड का कारोबार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया। वो पूर्वी दिल्ली में एक जगह है शकरपुर, और शकरपुर में एक मोहल्ला है स्कूल ब्लॉक में रहता था। मूल रूप से वो बिहार के नालंदा ज़िले का रहने वाला था, लेकिन रोज़ी रोटी की तलाश में वो दिल्ली आ चुका था और एक तरह से दिल्ली में ही बस चुका था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले वो कंपोजिटर था, बाद में वो कार्डबोर्ड का बिजनेसमैन बन गया। यहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। पत्नी थी, 2 छोटे छोटे बेटे थे और एक बेटी भी थी। 4-5 लोगों का ये भरा पूरा परिवार था। और चूंकि कार्डबोर्ड का बिजनेस करता था और वो बिजनेस ठीक ठाक चलता था, कुछ काम काज घर से ही वो कर लिया करता था, तो उसने एक एम्प्लॉई भी अपने पास रखा हुआ था जिसका नाम था लव कुमार। और ये लव कुमार जो है उसके घर में राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे के लिए काम किया करता था, रहता था। उस समय वो लव कुमार को 350 रुपये की पगार देता था। और जिस वक्त की मैं बात आपको बता रहा हूँ ये 80 के दशक की बात है, यानी समझ लीजिए 1985-86 के आसपास की ये बात है, 1985-86 के आसपास की ये बात है। तो तकरीबन 350 रुपये लव कुमार को दिया भी करता था। तो कुल मिलाकर यही उसका ओवरऑल सेटअप था। लेकिन इस कहानी में सबसे मेजर टर्न तब आया जब 19 अक्टूबर 1986 यानी 19 अक्टूबर 1986 को चंद्रशेखर प्रसाद के घर में एक बहुत बड़ी वारदात हुई। और ये वारदात करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद चंद्रशेखर प्रसाद ही था। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन बच्चे कमरे में सो रहे थे, और ये लव कुमार चूंकि उसके साथ ही 24 घंटे रहता था उसी के मकान में, तो ये लव कुमार जिस कमरे में था उसे गन पॉइंट पर चंद्रशेखर प्रसाद ने और उसके 2 साथियों ने बंधक बना लिया था और उसको, लव कुमार को, उसी के कमरे में बंद कर दिया था। जबकि जो चंद्रशेखर की पत्नी थी, उस पत्नी को चंद्रशेखर ने अपने 2 साथियों या 2 दोस्तों के साथ मिलकर पहले काबू किया, ओवर पावर किया, और फिर उसका गला घूंट कर और फिर ईंट से उसका सिर और चेहरा कुचल कर उसकी हत्या कर दी। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पे एक रिहायशी इलाके में वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और 3 छोटे छोटे बच्चों के सर से माँ का साया उठ जाता है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद सारे कातिल जो है वो फरार हो जाते हैं, इंक्लूडिंग चंद्रशेखर प्रसाद। उस समय ये मामला
जब प्रकाश में आता है, जब सामने आता है, तो पुलिस इस मामले की छानबीन, इस मामले की जांच शुरू करती है। और जांच करते करते पुलिस को ये पता चलता है कि चंद्रशेखर को ये शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर है, और इसी शक की वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या की पूरी प्लानिंग की, और उस प्लानिंग को 19 अक्टूबर 1986 को उसने एग्जीक्यूट कर दिया, अंजाम दे दिया। पुलिस अब चंद्रशेखर को ढूंढने लगी। 1986 के जो बाकी बचे महीने थे, अक्टूबर की ये बात थी, अक्टूबर के कुछ दिन, नवंबर, दिसंबर, चंद्रशेखर का कोई पता नहीं चला। इसके बाद 1987 की शुरुआत हो गई। पुलिस पूरे साल चंद्रशेखर को ढूंढती रही, लेकिन उसकी कोई खबर दिल्ली पुलिस नहीं जुटा सकी। पूर्वी दिल्ली की पुलिस, शकरपुर की पुलिस चंद्रशेखर को ढूंढ नहीं पाई। आखिरकार 1987 का आखिरी आते आते, यानी 1987 का साल खत्म होते होते, चंद्रशेखर प्रसाद को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगोड़ा घोषित कर दिया गया। पुलिस कानूनी तौर पर उसे पीओ यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के बाद भी उसकी तलाश करती रही, और 1990 तक उसे ढूंढने तलाशने का सिलसिला चलता रहा। पुलिस कई बार नालंदा में उसके गांव भी गई, जिस गांव का वो रहने वाला था। नालंदा शहर में भी उसके बारे में जानकारी जुटाई, दिल्ली एनसीआर में जहां उसके कुछ नाते रिश्तेदार या कोई हो सकता था, हर जगह पुलिस ने उसको तलाशा, लेकिन चंद्रशेखर के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली। वो पूरी तरह से कहीं गायब हो गया था, हो सकता अपनी पहचान बदल लिया हो और कभी मुड़कर अपने परिवार वालों से न मिलता हो, बच्चों से न मिलता हो। कुछ ऐसी आशंका पुलिस को होने लगी, और 1990 का साल आते आते चंद्रशेखर को ढूंढते ढूंढते आखिरकार दिल्ली पुलिस थक गई, और थकने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक तरह से इस मामले को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। इसके बाद 90 से साल दर साल गुजरता रहा, तकरीबन समझ लीजिए कि 35 साल के आसपास गुजर गए, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी, कोई खबर पुलिस नहीं जुटा सकी। कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम जो इस तरह के कोल्ड केसेस के बारे में पता कर रही थी, करती है, और उन्हें छानबीन करके किसी एक कंक्लूसिव एंड तक पहुंचाने की कोशिश करती है, उसने फिर से इस मामले को टेक ऑफ किया। और जो भी थाने के बही खातों में इस केस के बारे में जानकारी दर्ज थी, उसमें ले दे करके घटनाक्रम लिखा हुआ था, चंद्रशेखर प्रसाद का नाम लिखा हुआ था, और ये लिखा हुआ था कि चंद्रशेखर प्रसाद नालंदा ज़िले के एक गांव बिकानी बिघा का रहने वाला है। इत्तेफाक से गांव का नाम भी गलत लिखा हुआ था, गांव का नाम बिकानी नहीं बल्कि बिखानी है। तो एक गलत गांव का नाम और एक आदमी आरोपी के तौर पर, यही कुल मिलाकर पुलिस के बही खातों से इस साल पुलिस को जानकारी मिली कि इस आदमी को हमें ट्रेस करना है, पकड़ना है। अब ये अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कुछ भी नहीं था इस आदमी से रिलेटेड। यहाँ तक कि उसकी एक अदद तस्वीर तक पुलिस के बही खातों में नहीं थी, तो पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर पाई, तस्वीर कहाँ से लाती। तो और बच्चे छोटे थे उस समय जब ये हत्या हुई थी, तो पुलिस जो है वो, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क था इस मामले को सॉल्व करना और चंद्रशेखर प्रसाद को ढूंढ निकालना। लेकिन जो पुलिस की टीम थी, उस पुलिस की टीम में, दिल्ली पुलिस की टीम में एक कांस्टेबल मूल रूप से बिहार का रहने वाला था, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक बिहारी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में एम्प्लॉयड है, वो इस टीम में था जिसे चंद्रशेखर प्रसाद को ढूंढने की जिम्मेदारी थी। इस कांस्टेबल का नाम है रोशन। तो जो टीम के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सत्येंद्र मोहन एसीपी हैं और डीसीपी संजीव यादव हैं, और भी कई लोग थे, इन लोगों ने मिलकर रोशन को ये जिम्मेदारी दी कि भाई तुम बिहारी हो, तुम वहाँ के माहौल से ज़्यादा अच्छी तरह वाकिफ़ हो, तो तुम नालंदा जाओ और इसके गांव बिखानी बिघा में जाकर चंद्रशेखर प्रसाद के बारे में जानकारी जुटाओ कि ये आदमी कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं, और इसके परिवार के लोग, खासकर इसके बच्चे कहाँ हैं, जाकर पता करो। अब रोशन एक मिशन पर दिल्ली से निकला और पहुंच गया बिहार के नालंदा। नालंदा में वो पता करते करते बिखानी बिघा गांव भी पहुंचा जहां का चंद्रशेखर रहने वाला था। लेकिन वहां जाकर जब पुलिस ने पता किया, रोशन ने पता किया, तो पता चला कि चंद्रशेखर प्रसाद कभी किसी ज़माने में यहाँ रहा ज़रूर करता था, लेकिन
कि जो भी ज़मीन जायदाद यहाँ थी वो सब कुछ वक्त के साथ बिक गया, अलग अलग लोगों ने उसे खरीद लिया, चंद्रशेखर प्रसाद ने बेच दिया और अब इस गांव से चंद्रशेखर प्रसाद का कोई संबंध नहीं है। इधर दिल्ली में शकरपुर के स्कूल ब्लॉक में जहाँ पर हत्या हुई थी, जहाँ पर वो रहता था, पुलिस ने जब उस जगह जाकर पड़ताल की तो वहाँ तो सब कुछ ही बदल चुका था। जो जिस मकान में वो रहता था वो मकान टूटकर नई इमारत खड़ी हो चुकी थी, वहाँ कुछ दुकानें, आसपास की आबादी बिल्कुल नहीं, और कोई तकरीबन 40-45 साल पहले ये जो हत्या की घटना हुई थी उसके बारे में दिल्ली में तो कोई जानने वाला ही नहीं था। तो बिहार में जो पुश्तैनी गांव है वहाँ पर भी कुछ नहीं पता चल रहा था और दिल्ली का तो पूरा ढांचा ही बदल गया था, टोपोग्राफी या जियोग्राफी जो भी कहें वो पूरी तरह चेंज हो गया था। तो ये चंद्रशेखर प्रसाद को ढूंढना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जो पुलिस कांस्टेबल है रोशन, उसने हार नहीं मानी। उसे वहाँ निराशा ज़रूर लगी, लेकिन वो बिहार में नालंदा में ही कैंप करने लगा और बिखानी बिघा गांव आता जाता रहा। और चंद्रशेखर प्रसाद के बारे में चूंकि ये जानकारी थी कि उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, तो इनके बारे में भी वो अब इंक्वायरी करने लगा, लोगों से पूछताछ करने लगा। जब पूछताछ ये करता रहा तो इसे एक जानकारी मिली। वो जानकारी ये थी कि चंद्रशेखर प्रसाद के जो बच्चे थे उन बच्चों को उसकी बीवी के मायके की तरफ के जो रिलेटिव्स हैं, यानी चंद्रशेखर के ससुराल वाले जो हैं, उन्होंने ऑर्फनेज में यानी अनाथालय में दाखिल करवा दिया था, रखवा दिया था, क्योंकि माँ की मौत हो चुकी थी और बाप जो है वो भगोड़ा था, भाग चुका था हत्या करके। तो कहाँ रहते? तो नाते रिश्तेदारों ने अपने पास रखने की जगह उन बच्चों को अनाथालय में भर्ती करा दिया था और ये वो रिश्तेदार थे जो उसकी पत्नी के फैमिली वाले थे। तो ऐसे में पुलिस को लगा कि ठीक है, चंद्रशेखर प्रसाद न सही, उसकी पत्नी जिसकी हत्या हुई उसके घर वालों से मिलना या बात करना चाहिए और थोड़ा जानकारी जुटानी चाहिए। तो रोशन जो है उन लोगों को लोकेट करने में कामयाब हो गया जो चंद्रशेखर प्रसाद के ससुराल के लोग थे। ऐसे भी उनके मन में तकलीफ थी, दर्द था कि उनकी बेटी की हत्या चंद्रशेखर प्रसाद ने कर दी थी और इंसाफ उन्हें नहीं मिला था। तो उनसे जब जाकर इस पुलिस कांस्टेबल ने, रोशन ने जब पूछताछ की, जानकारी जुटाई, तो उनके ज़रिए ये पता चला कि चंद्रशेखर की बेटी की तो शादी हो चुकी है और वो बिहार में ही कहीं हैप्पीली मैरिड है, अपना घर गृहस्थी चला रही है, जबकि दोनों बेटे दिल्ली में रहते हैं और इनमें से एक बेटा शादीशुदा है और वो दिल्ली में ही अपने परिवार के साथ रहता है और एक फैक्ट्री में काम किया करता है। जगह है दिल्ली का अलीपुर। पुलिस को ये जो जानकारी मिली इन दोनों बच्चों के बारे में कि वो दिल्ली में सेटल्ड हैं, तो ये एक बड़ा लीड, एक बड़ा क्लू इस मामले की तफ्तीश में आगे चलकर साबित हुआ। हालांकि अब तक ये मामला पूरी तरह से अंधेरे में था और पुलिस को ये पता तो चल गया कि बेटे दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढ निकालना और उनसे उनके भगोड़े बाप के बारे में पता करना ये काम आसान नहीं था, क्योंकि अगर पूछते तो जाहिर है बच्चे अपने बाप को बुढ़ापे में जेल तो भिजवाते नहीं, तो वो बताते भी नहीं। तो इसीलिए पुलिस के पास अब बहुत खामोशी से, बहुत ही चुपके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो पुलिस की जो टीम है वो अब बिहार से, रोशन और बाकी लोग, रोशन के साथ कुछ एक और भी लोग थे, वो बिहार से वापस आए दिल्ली। और दिल्ली में ऑलरेडी एक टीम फॉर्म्ड थी, आपको मैंने बताया ही, बड़ी टीम थी। उसके जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने दिल्ली के अलीपुर के इलाके में चंद्रशेखर प्रसाद के दोनों बच्चों के बारे में, दोनों बेटों के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। उनके नाम वाम के बारे में पुलिस को ऑलरेडी पता चल चुका था, क्योंकि मामा के घर के लोग जो हैं, चंद्रशेखर के ससुराल वाले, उन लोगों ने काफ़ी सारी बातें बता दी थी। यहाँ तक कि पुलिस को चंद्रशेखर के बेटों के मोबाइल नंबर भी मिल चुके थे। अब पुलिस ने बहुत चुपके से इन बेटों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया, ये देखने के लिए कि क्या किसी संदिग्ध नंबर से इनकी फ्रीक्वेंटली बातचीत होती है। पुलिस ने ये जो एक्सरसाइज किया, इसका पुलिस को बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। पुलिस ने देखा कि हाँ, एक पर्टिकुलर नंबर से दिल्ली के बाहर से इनके पास कॉल आता है और उस पर लंबी बातचीत भी होती है, फ्रीक्वेंटली बातचीत होती है, बार बार बातचीत होती है। अब पुलिस ने इस नंबर के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता चला कि ये नंबर किसी चंद्रशेखर प्रसाद के नाम से तो नहीं, लेकिन किसी और नाम से ये नंबर जो है उसका सिम कार्ड है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि ये नंबर चंद्रशेखर यूज़ नहीं कर रहा है।
हो सकता है चंद्रशेखर ने फर्जी नाम से ही ले रखा हो। ऐसे भी जो आदमी फरार है, सालों साल पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, तो वो एहतियात भी बरतता है। तो इसीलिए पुलिस ने इस नंबर के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाई और पता चला कि इस नंबर से फ़ोन करने वाला शख्स अक्सर जो है हरियाणा से अपने बच्चों को फ़ोन किया करता है। मतलब पुलिस ये शक कर रही थी कि ये नंबर जो है चंद्रशेखर का ही है। अब पुलिस ने इस नंबर को लोकेट करने की कोशिश की, लेकिन ये नंबर अक्सर ऑफ ही रहा करता था, स्विच ऑफ ही रहता था। जब वो ऑन होता था तो बातचीत होती थी और उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता था। अब पुलिस ने ये जो बेटे हैं, इन बेटों के बारे में जानकारी जुटाई कि वो कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं, किस फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ क्या इन बेटों से मिलने उनका बुजुर्ग बाप कभी आता है। पुलिस ने बड़ी खामोशी से ये सारी तफ्तीश की और पता चला कि हाँ, एक बूढ़ा आदमी अपने बेटों से मिलने अलीपुर के फैक्ट्री में आता है। तो पुलिस जो है उस बूढ़े आदमी की तलाश में थी और एक तरह से ट्रैप लगाकर, जाल बिछाकर पुलिस इंतज़ार कर रही थी कि कभी तो चंद्रशेखर प्रसाद इनसे मिलने आएगा। हालांकि चंद्रशेखर प्रसाद को पुलिस पहचानती नहीं थी, तस्वीर तो थी नहीं। एक बार पुलिस को जानकारी मिली कि एक बुजुर्ग आदमी अपने बेटों से मिलने अलीपुर की उसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में आया है जिस फैक्ट्री में उसका एक बेटा काम किया करता है जो मैरिड है। अब पुलिस को जैसे ही पता चला तो पुलिस की एक टीम जनसंख्या का पता लगाने वाली, यानी जनगणना करने वाली जो सरकार की टीम होती है, जो दल होता है, उसका उन्होंने रूप धरा। अपने आप को वो पुलिस वाले नहीं बता सकते थे। उन्होंने कहा कि जनगणना की तैयारी हो रही है, अगले साल यानी 2027 में जनगणना होनी भी है। इस तरह का माहौल बनाते हुए, इस तरह की बातें करते हुए पुलिस की एक टीम उस फैक्ट्री में पहुंची और फैक्ट्री में पहुंचकर सारे लोगों से पुलिस पूछताछ करने लगी, रजिस्टर में नाम, पता, गांव, ये सब लिखने लगी। इसी क्रम में पुलिस को तकरीबन 84 साल का, 84 ईयर्स का एक बुजुर्ग आदमी भी मिला। इस आदमी से पुलिस ने जब उसका नाम पूछा तो उसने अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताया। हालांकि पुलिस जो है वो पुलिस के ड्रेस में नहीं थी और उसने ये भी बता रखा था कि हम पुलिस नहीं हैं, बल्कि हम तो जनगणना करने वाले लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद वो जो 84 साल का बुजुर्ग आदमी है उसने बहुत एहतियात बरती और उसने अपना ओरिजिनल नाम इस टीम को नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि लोग तो मुझे चंदू चाचा के नाम से बुलाते हैं, यही अब मेरा नाम है। अब बुजुर्ग आदमी को पुलिस कितना पूछती, कितना डराती दपटती, लेकिन पुलिस को ये शक हो गया कि ये चंदू चाचा ही असल में चंद्रशेखर है, क्योंकि नाम भी रिजेंबल कर रहा था, मिल रहा था। और बेटों के बारे में तो पुलिस को ऑलरेडी पता था कि ये बेटे हैं। तो जब उन्हीं बेटों से मिलने के लिए ये चंदू चाचा आया था, ये बात जब इस्टेब्लिश हो गई, तो अब पुलिस अपने असली रूप में आ गई और पुलिस की टीम ने उस चंदू चाचा को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर पुलिस पहले अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंची, वहाँ चंदू चाचा से पूछताछ हुई और 22 अप्रैल की ये तारीख है जब चंदू चाचा को पुलिस ने हिरासत में लिया और पता चला कि असल में ये चंदू चाचा ही चंद्रशेखर प्रसाद है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। तो कहने का मतलब ये कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पूरे 44 ईयर्स बाद, 44 साल बाद आखिरकार पुलिस उस कातिल को जिसने अपनी बीवी की हत्या की थी उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। चंदू चाचा से पुलिस अब पूछताछ करने लगी, चंद्रशेखर से पूछताछ करने लगी। उसने अपना जुर्म कबूल लिया। अब पुलिस ने उसके बच्चों से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या है, तुम लोगों ने अपने बाप को सज़ा क्यों नहीं दिलाया? तो बच्चों ने कहा कि हम तो सालों साल जो है अपने पिताजी को जानते ही नहीं थे, कभी मिले ही नहीं। कुछ साल पहले हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि ये हमारे फादर हैं, गाँव के लोगों से भी हमारी बातचीत हुई और हमें ये पता था कि शायद हमारे पिता माँ की हत्या के जुर्म में अपनी जेल की सज़ा काट चुके हैं, क्योंकि इन्होंने हमें यही बताया था कि आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी लेकिन बाद में वो छूट गए। तो हमें तो यही पता था। पुलिस ने कहा कि सज़ा तो बहुत दूर की बात, तुम्हारे पापा तो आज तक कभी पकड़े ही नहीं गए। तो बेटों को भी बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस था कि अब इस उम्र में, 84 साल की उम्र में वो गिरफ्तार हो गए हैं और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो खैर जेल भी उनको जाना पड़ा। चंद्रशेखर प्रसाद फिलहाल जेल में है 84 साल की उम्र में, यानी कत्ल करने के 44 साल बाद वो आदमी पकड़ा गया। और अब बच्चे एक बार फिर से, माँ तो खैर उनकी थी ही नहीं, समझ लीजिए बचपन में ही चली गई थी, फिर बिना बाप के हो गए हैं। हालांकि अब बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी अपनी शादी हो चुकी है, उनके अपने बच्चे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप तो माँ बाप होता है। माँ की कमी उनको जीवन भर खलती रही, अब फिर से बुजुर्ग बाप की कमी उन्हें खल रही है। लेकिन ये एक अलग एंगल है, अलग एक मानवीय पक्ष है, इमोशनल पहलू,
लेकिन इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो हैट्स ऑफ टू दिल्ली पुलिस, जिसने इस मामले को इतनी संजीदगी से, इतनी गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करके आखिरकार कामयाबी पूर्वक सॉल्व कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। ये कहानी थोड़ी लंबी हो गई, मैंने बहुत तसल्ली से, शांतिपूर्वक आप लोगों के लिए कहानी रिकॉर्ड की। तो आज इसीलिए प्रीवियस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे, उन कमेंट्स के जवाब और सवाल का सिलसिला आज मैं उसको ब्रेक दे रहा हूँ, लेकिन आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। आज जो कहानी, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन की सच्ची घटना मैंने आप लोगों को बताई, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।